अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये था जी हमारा डेनमार्क टूर का सेकंड पार्ट। और इन दिनों में थोड़ी सी ज़्यादा ही बिज़ी होगी, मुझे कहीं जाना था और इंशाल्लाह उसकी जो सारी तफसील है वो आपको अपकमिंग ब्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी इस पार्ट 2 को तो दिखाएं ना आपको, इसको तो शेयर करें आपसे, फिर बाकी की बातें बाद में होंगी जी। तो हम दोबारा से उसी सेंटर पे पहुंच गए, क्योंकि हमें पीछे नहीं बल्कि आगे ही जाना था, उसी ट्रेन को हमें कंटिन्यू करना था। तो वापस हम अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। अच्छा, ये हमारी जब ट्रेन आई तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ट्रेन अंदर से भी थोड़ी सी दिखा दूं कि यहाँ पर किस किस्म के सेक्शंस हैं। ये तो नॉर्मल होता है जहाँ पे 4 सीटर होते हैं और आगे टेबल भी लगा होता है, और इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग वगैरह इसकी भी सारी सहूलत मौजूद होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेन के अंदर एक क्लास 1 होता है, जैसे कि बिज़नेस क्लास प्लेन में होता है, इसी तरह से यहाँ पर क्लास 1 होता है, और उसका टिकट नॉर्मल टिकट से डिफरेंट होता है, मतलब आपको बाय करना पड़ता है वो अलग से। इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा डब्बा भी होता है जिसके अंदर आप बात नहीं कर सकते, साइलेंट जोन होता है, और वहाँ पर आप अगर बात करेंगे तो साथ वाले आप लोगों को टोक देते हैं, खामोश करवा देते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग बुक रीड वगैरह कर रहे होते हैं और इस तरह के काम। जी, हम स्टेशन पे उतर गए जिसका नाम है नौरेपोर्ट। और यहाँ पर ये सब जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये यहाँ पर अपना टिकट स्कैन करके और अंदर जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ डैनिश लोगों के लिए है। जो इधर उधर से आते हैं उनके पास अपना ही टिकट होता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है, और यहाँ पर एक आदमी बैठा था और वो ऑर्केस्ट्रा प्ले कर रहा था और इतना अच्छा था, मैंने सोचा आप लोगों को भी सुनवाती हूँ। तो लें, आप भी इंजॉय कीजिए। जी, तो था ना बहुत अच्छा। मैं सोचा था इस सफ़र में जो भी अच्छा होगा, बुरा होगा, वो सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी घर बैठे सोशल मीडिया का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप लोग यहाँ पर आके सफ़र करें, आप लोगों को घर बैठे भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चले जी, हम बस पे बैठ गए और मैंने सोचा कि आप लोगों को साथ साथ जो अंदरूनी कोपेनहेगन शहर है वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ का जो डेनमार्क का कैपिटल है वो है कैसा, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताती हूँ कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले शायद बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरी फ़ैमिली का एक बड़ा हिस्सा यहाँ कोपेनहेगन में रहता है, और जब भी गैदरिंग्स होती हैं, हमारे को फेस्टिवल्स होते हैं, तो हम ज़रूर इकट्ठे होते हैं और आना जाना तो हर वक्त लगा ही रहता है। लेकिन आज मैं जहाँ पे जा रही हूँ, और ज़्यादातर जहाँ पर मैं जाती हूँ, मेरी एक ही जगह है जहाँ यहाँ प्रदेश में मैं जाती हूँ, और वो है मेरी प्यारी सी फूफो। अब वो फूफो, उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ कि वो मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी क्यों है, क्योंकि वो मेरी नंद भी हैं। आपको लगा ना, अजीब लगा है ना, क्योंकि नंद कभी भी फूफो नहीं होती, और वो मेरी फूफो है, मैं उन्हें फूफो ही कहती हूँ। अब उसका एक रीज़न है कि मैं उन्हें फूफो क्यों कहती हूँ, ये भी आपको साथ साथ बताती हूँ जी। तो सबसे पहले तो ये है कि वो एज में काफ़ी बड़ी हैं, उनके बच्चे मेरे एज फॉलो हैं, इसलिए वो मेरे लिए वालिदैन की जैसी हैं। एक तो ये रीज़न हो गया कि वो बड़ी हैं। लेकिन सेकंड ये हुआ कि चलो मैं उन्हें बाजी भी कह सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी नंद भी हैं, लेकिन मैं उन्हें फूफो ही कहती हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि फूफो का जो रिलेशन है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जो फूफो आप जैसे कह देना, बस जैसे मैं बोलती भी हूँ ना, तो मेरे दिल में एक प्यार सा आ जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये रिश्ता।
तो इसलिए मैं उनसे मैंने इजाज़त ले के कहा था और उन्हें कोई चीज़ पे इशू नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि नंद भाभी फूफो भतीजी कैसे हो सकती हैं। लेकिन ये भाई होता है, नंद भाभी में भी इतना प्यार हो सकता है। अच्छा, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। तो और आपको पता है कि वो मेरी जो फूफो है ना, उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं समझा कि मैं उनकी भाभी हूँ। वो मुझसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ डेनमार्क में मेरा कोई एक रिश्ता है तो, और वो सब रिश्तों पे भारी है, तो वो ये मेरी फूफो ही हैं, जिन्हें मैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह रिस्पेक्ट करती हूँ और प्यार करती हूँ। और यहाँ परदेस में मुझे बस उनके अलावा और कोई भी नहीं है इस तरह का लगता है कि जिसके पास मैं जाऊँ तो जब भी मैं परेशान होती हूँ, कोई भी बात हो, तो मैं फूफो से कर लेती हूँ और वो मेरी बात को इसी तरह से समझती है। मुझे ये नहीं डर लगता कि नहीं अभी मेरे ससुराल में बात फैल जाएगी, ये हो जाएगा। एनीवेज़, यहाँ पे फूफो ने खाना बनाया था और खाना बहुत ही मज़े का वो बनाती हैं। जी, तो यहाँ पर खाने में बिल्कुल सादा-सा इंतज़ाम था, लेकिन फिर भी फूफो बहुत कुछ बना देती हैं। लैम्प का सालन था, साथ पालक कोफ्ते थे और साथ पुलाव वग़ैरह था, रोस्ट था, तो बहुत कुछ हो गया था। बस थोड़ा-थोड़ा सारा लेते-लेते, और मैं जब भी फूफो के घर जाती हूँ ना, मुझे लगता है आज मैंने पेट भर के खाना खाया है, कि फूफो कहती हैं और खाओ, जितना भी खाओ ना, फूफो को लगता है कि मैंने कम ही खाया है। तो बस मैं और फूफो ही थे, तो हम खाना किचन से ही डायरेक्ट डाल के ले आए थे ताकि ज़्यादा काम भी ना बढ़े। बच्चे तो उनके माशाल्लाह से 2 जो हैं वो शादीशुदा हैं और उनके आगे से एक के 2 बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह प्रिंसेस टाइप बेटियां हैं। तो फूफो की 2 पोतियां भी हैं और हस्बैंड काम पे थे। बस यहाँ पर मैंने और फूफो ने बहुत मज़े का टाइम स्पेंड किया और बड़ी गपशप भी की। फिर हम शाम को बाहर निकल गए। अच्छा, यहाँ पे डेनमार्क में क्या होता है, छोटे-छोटे से फ्लैट्स होते हैं, यहाँ पे जूतों का सिस्टम बाहर ही होता है। ये सामने वालों का था और वो लोग कहीं सफ़र पे गए हुए थे, तो उनके जूतों का ये सारा, और ये जो बर्फ़ पे, ये जो प्लास्टिक का मैं दिखा रही थी, यहाँ ये बर्फ़ पे फिसलने के लिए ना बच्चे को बिठाते हैं और जब स्नो होती है तो उस पे ऐसे ढलान से ना इसको चलाते हैं। तो एक झूला टाइप बड़ा अच्छा सा, ये बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। ये जिस घर में भी होता है तो पता चल जाता है कि छोटे बच्चे हैं। जी, तो ये था मेरा पुराना इलाका। यहाँ पर हम जब पहले डेनमार्क रहते थे ना, तो हम इसी एरिया में फूफो के घर के थोड़ा करीब उस दूसरी साइड पे रहते थे। लेकिन यहाँ पर बच्चों को शाम को पार्क लेके आना, फूफो से मुलाकात करनी, तो ये वही पुराना इलाका है और बहुत ज़्यादा याद आता है। इसकी हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। याद है आप लोगों को भी जो पुराने इलाके होते हैं, फिर वहाँ पे जाके दोबारा बड़ी खुशी मिलती है इंसान को। तो बाहर हम निकले और फूफो की जो फ्रेंड्स थी ना, उनसे भी मुलाकात हुई। वो जो आंटियां हैं, जो पहले कभी मुलाकात होती थी, तो वो भी कितने अरसे से मैं भी उन्हें याद करती थी। वो भी अक्सर फूफो से पूछती थी कि जब कभी आई तो हमारी मुलाकात करवाना। तो बस वही बात है, जब भी कभी आना जाना हुआ तो बस फैमिली के साथ ही आया और आगे और फिर चला गया। तो आज मैं बहुत अरसे बाद आई थी कि मैं रहूँगी 1-2 दिन। तो यहाँ पर फूफो लेके आई थी कि यहाँ पर जाते हुए ना रास्ते में से, कि मैं आप लोगों को, ये यहाँ पर होती हैं बकरियाँ और खरगोश वगैरह होते हैं, लेकिन बकरियाँ तो उस दिन थी नहीं। तो बस हमने फिर वो आंटियों से भी ज़रा गपशप की और साथ ही मान खेलती रही। तो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय कर लिया। तो वैसे तो इरादा था कि प्रॉपर किसी रेस्टोरेंट पे जाएंगे और शाम का खाना खाएंगे, लेकिन दिन का खाने इतना ज़्यादा, वो खैर लेट भी खाया था और फिर खा भी थोड़ा ज़्यादा लिया था कि दिल नहीं था। तो बस यहाँ से शवारमे वगैरह ही लिए। और यहाँ पे ये नर्ब्रो गेट है और ये कोपेनहेगन का जैसे दिल होता है, बहुत मेन इसका एरिया। और यहाँ पर बहुत अच्छी मार्केट्स हैं, एशियन मार्केट्स हैं और सब्ज़ी गोश्त की दुकानें वगैरह सब कुछ है। तो यहीं पे ज़्यादातर लोग आते हैं ग्रॉसरी वगैरह करने। तो बस ये हमने शवारमा खाया। अच्छा, शवारमा जो होता है वो डेनमार्क और स्वीडन का काफ़ी उसमें फ़र्क होता है, लेकिन मुझे और मेरी फैमिली को, मतलब बच्चों को भी, हमें डेनमार्क का ही शवारमा और पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। लेकिन शायद इसलिए कि हमने शुरू से यहीं का ही खाया है, स्वीडन का उस तरह के हम आदी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ का अच्छा नहीं होता, वहाँ का भी अच्छा होता है, लेकिन डिफरेंस होता है।
तो बस हमने नाश्ता करने के बाद, और ये देखें सुबह-सुबह का टाइम है और इतनी अच्छी यहाँ पे ग्रीनरी, और इनका बैकयार्ड है ना, जहाँ पे झूले वगैरह और ये सब लेडीज़ बैठती हैं नीचे और गपशप भी लगाती हैं, और यहाँ पे अंदर साइकिल्स वगैरह भी इनकी खड़ी होती हैं। तो यहाँ पे मौसम ऐसा हो रहा था अजीब सा, बस बारिश आने ही वाली थी जैसे। नाश्ता करने के बाद हम दोबारा से निकल पड़े। अच्छा, मौसम ना घड़ी-घड़ी जैसे चेंज हो रहा था, कभी बारिश कभी धूप। तो मेरे माइंड में आया हुआ था कितने अरसे से कि मैंने जो है ना बाल कटवाने हैं। हालाँकि मेरे बाल ऑलरेडी शॉर्ट हैं, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा शॉर्ट करने का ना एक आया हुआ था माइंड में कि मैंने इससे भी ज़्यादा छोटे करवाने हैं। तो बस मैं यहाँ पर आई और मैंने हेयर कटिंग कर। तो लें जी, हमारी कटिंग भी हो गई। अच्छा, हेयर कटिंग मुझे इतनी इम्पॉर्टेंट लगती है और मेरे लिए इतनी ज़रूरी होती है कि जैसे ना एक लैपटॉप होता है, आप उसे रिफ़्रेश मोड पे लगाते हैं ना, तो मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं जब हेयर कटिंग करवाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बस आज मैं बिल्कुल फ़्रेश हो गई हूँ, बहुत फ़्रेश फ़ील करती हूँ। बस हम वापस घर आ गए कि हमने कहा थोड़ा सामान वगैरह उठाते हैं और बस फिर जाने वाली करते हैं। तो अब जी हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। बस ये तो वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया है, और जब कभी जैसे आने की खुशियाँ होती हैं, फिर इसी तरह वापस जाने का टाइम होता है, तो बस यही सब कुछ चलता रहता है। और जो ही हम ट्रेन में बैठे तो बारिश इतने ज़ोर की स्टार्ट हो गई। मैंने कहा चलिए शुक्र है हम टाइमली स्टेशन पे पहुंच गए थे। तो ये है भई कोपेनहेगन एयरपोर्ट, जहाँ पर लोग बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि ट्रेन जो है रुक ही नहीं पाती, इतनी ज़्यादा फुल हो जाती है। और यहाँ पर मुझे वही दिन याद आ जाता है जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी जिस दिन, और जाना इतना बोरिंग लग रहा था कि बस कौन सा टाइम हो के घर पहुँच जाए। बस सफ़र इतना बुरा लग रहा था वापसी का। पाकिस्तान से वापसी पे कोई इंजॉयमेंट नहीं हुई, और जाते वक्त हालांकि जितने भी थके वो आप बिल्कुल फ्रेश ही होते हैं क्योंकि आप बहुत खुश होते हैं। लेकिन बस क्या कहें, जाने में बड़ी खुशी होती है, वापस आने में इतना अच्छा नहीं लगता।
स्वीडन टू डेनमार्क टोटल 10 to 12 मिनट्स का जो ब्रिज है वो है, और आप बहुत जल्दी से स्वीडन टू डेनमार्क एंड डेनमार्क टू स्वीडन पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे ट्विंस सिटीज़ हैं तो ये ट्विंस कंट्रीज़ हैं, आप यही समझ लें। हम वापस स्वीडन पहुंच भी गए हैं। यहाँ पर आके ट्रेन कभी कभी तो उसे बहुत जल्दी इजाज़त मिल जाती है, लेकिन कभी जब रश होता है, इधर उधर से ट्रेन आ रही होती हैं दूसरे प्लेटफॉर्म से, तो सम टाइम इसको स्वीडन एंट्री के लिए यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। लेकिन आज वेट काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 15 to 20 मिनट्स हमें वेट करना पड़ा। आगे से बॉर्डर ने इजाज़त दी तो स्वीडन में ट्रेन इंटर हुई। जब ट्रेन इंटर होती है स्वीडन के अंदर, और यहाँ का जो पहला स्टॉप है, जैसा जो मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को, हीलिया, वहाँ पर जब ट्रेन रुकती है तो वहाँ पर वो मिनिमम 10 मिनट्स ज़रूर रुकती है, और वहाँ पर पुलिस आती है। जो लोग बाहर निकल रहे होते हैं उनको भी चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारे अपने, मतलब डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाने होते हैं। और जो लोग ट्रेन में बैठे होते हैं वो भी आते हैं और चेकिंग करते हैं। आपका पासपोर्ट वगैरह होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे मौजूद होने चाहिए, मतलब जो भी सफ़र के लिए चाहिए होते हैं। आई रियली विश कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ब्लॉग लंबा हो जाता है लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना और बातें शेयर करना। तो चलें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें मुझे भी। और चलें भाई, इंशाल्लाह मिलेंगे अब हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। और आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।